हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपका एक क्वेश्चन सही करना है नीट में, तो आपके लिए ये सीरीज है, आपके लिए ये वीडियो है। आप इसको अच्छे से देखिए। इसके साथ मैं पूरे कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो बहुत आसान, मतलब सबसे आसान अगर क्लास 12 में कोई टॉपिक है वो है ईएम वेव। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, या पहली थ्योरी जो है मेरी, कि हाउ टू प्रोड्यूस ईएम वेव, या व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ईएम वेव। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक। वीडियो को शुरू करने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए और बाकी पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा जी, और एक बात और बच्चों, इधर उधर की बातें ना सोच के आप अपनी मेहनत में ध्यान दीजिए। आपका अच्छा होगा अगर आपने दिल से मेहनत करी है। आप सोचिए कि आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, किसी ने ड्रॉप भी लिया होगा या कोई 12th क्लास से दे रहा होगा, तो कितनी मेहनत की आपने आज तक, ठीक है। कितना आपने घर वालों को पागल बनाया, कितना आपने रियली में पढ़ा, वही जितना आप अपने से पूछिएगा और एक कॉपी पन्ने में लिखिएगा कि मैंने इतना पढ़ा, और वहीं से डिसाइड हो जाएगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो बेसिक सोर्स की बात करें बच्चों की, ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें बेसिक बात यह है कि ईएम वेव प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो वेरी करेगा स्पेस और टाइम पे, तो वो एक ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड वन आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल भी आपका ईएम वेव का एक बेसिक सोर्स है। थर्ड वन आप कह सकते हो कि एक एलसी सर्किट है, वो भी आपका प्रोड्यूस करेगा ईएम वेव। और लास्ट में जो ऑसिलेटिंग चार्ज है, वो भी आप कह सकते हो ये आपका बेसिक सोर्स है ईएम वेव का, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम राइट डाउन करते हैं। तो ये आपके बेसिक सोर्स हो गए। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं ये जितनी भी आपको बातें बताऊंगा बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड हैं। एनसीईआरटी से बाहर इस पर कुछ भी नहीं है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन कभी नीट में पूछे गए हैं या कोई डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ईएम वेव के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आपका जो ईएम वेव है बच्चों, ईएम वेव एक हमारा, इसका जो प्रोपागेशन है, अगर आप इसकी बेसिक बातें जानोगे, वो ये जानोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन पे ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो ईएम वेव है आपका, ईएम वेव में क्या होगा, जो ऑसिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपका सेम फेज में होगा, ठीक है। सेम फेज में होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब ये वाली जो वेव है बच्चों, इसको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, तो इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। और इसका जो नेचर होता है, इसका जो नेचर होगा बच्चों, वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो आप पढ़ते होंगे या आपको आती होंगी, ठीक है। ईएम वेव से बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ रखे हैं, आपको ये सब आने चाहिए। तो जो ट्रांसवर्स वेव है, जो यहाँ पर ये ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव है, इसको किसने कंफर्म किया, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विच फेनोमेना एस्टैब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, तो आप कहेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव कंफर्म बाय या एविडेंट बाय पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन फेनोमेना भी पढ़ोगे आप वेव ऑप्टिक्स में, या पढ़ी होगी आपने। तो उस पोलराइजेशन ने आपके ईएम वेव के ट्रांसवर्स नेचर होने की बात प्रूफ करी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो ईएम वेव है बच्चों, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, ना ये मैग्नेटिक फील्ड से
डिफ्लेक्ट होती है। याद रखना ई और बी होते आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इनका जो फेज होगा वो आपका सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बात क्या है? बाकी बात है कि डायग्राम की। तो जो डायग्राम है यहाँ पे आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और आपने देखा होगा बहुत जगह, तो मैं इसलिए बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब हम देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा क्या कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, तो हम इसमें आए हुए क्वेश्चंस में जाते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपका क्वेश्चन है हमारा, तो आज का पहला क्वेश्चन है 1994 का पहला क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो आप के बल्ले बल्ले हो जाने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द oscillating electric and magnetic field vector of EM wave are oriented along। कह रहा है कि जो उसका ऑसिलेशन है या जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑसिलेटिंग वेक्टर कहाँ को ओरिएंटेड होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आप चारों में सही ऑप्शन लगाएंगे। मैंने आपको बताया ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो बात आप ये याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का ये बात ये होता है बच्चों कि ई बी पर परपेंडिकुलर है तो बी भी ई पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे तो ई बी और डायरेक्शन और प्रोपागेशन ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा होगा, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। उसी हिसाब से अगर आप इस डायरेक्शन और प्रोपागेशन की अगर एक्चुअल में डायरेक्शन निकालोगे तो जो ईएम वेव की डायरेक्शन होती है वो ई क्रॉस बी होती है। ठीक है, अगर ई आई डायरेक्शन में है, बी जे डायरेक्शन में है, तो आपकी डायरेक्शन और प्रोपागेशन जो होगी वो के में होगी, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। तो 1994 में क्वेश्चन आया था, तो इतना कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, अच्छा जी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो क्वेश्चन आया है, बहुत पुराने क्वेश्चन है इसलिए मैं इनमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बेसिक तो बेसिक ही होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 1999 में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरा वो क्या है देखिए, कह रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कॉज बाय। देखिए कॉज कहे, सोर्स कहे, ये जो जितनी भी चीज़ें ये बताए वो कैसे कॉज होती हैं, मैंने अभी भी यहाँ पे लिखा है, आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, चलिए। अब आप कहेंगे सर स्टेशनरी चार्ज तो नहीं कहा आपने, आपने कहा है एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज, एलसी सर्किट, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो जो ईएम वेव है, ईएम वेव प्रोड्यूस बाय या कॉज बाय, कभी कभी बच्चों इजी क्वेश्चन हम गलत कराते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आप इजी क्वेश्चनों को भी ज़रूर करके जाएं घर से, ताकि वहाँ गलती ना हो। एक क्वेश्चन गलत होने पे आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे, एक क्वेश्चन सही होने से आप बहुत बच्चों से आगे हो जाओगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन जो सही है वो गलत नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर ये तो आप 90s के क्वेश्चन करा रहे हैं, हम हैं नए ज़माने के लड़के। तो भैया अगला जो क्वेश्चन है वो है 2002 में, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जा रहा होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है ई और बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपसे कह रहा हूँ जो ईएम वेव है वो कैसी होती है, वो एक इस तरह की वेव है जिसमें एक एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करते हैं या स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करते हैं, वो क्या करेंगे, एक वेव क्रिएट करेंगे, दैट इज ईएम वेव।
तो ईएम वेव में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशंस तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। सब रिवीजन हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि ई और बी, तो मैंने आपको ये भी बता दिया जो डायरेक्शन होगी वो ई क्रॉस बी करके हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव बताइए। तो जो डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन आपकी हो जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों ई क्रॉस बी। ठीक है, भरोसा रखो यार अपने में, ये एग्ज़ाम तो निकालने के लिए बने हैं ना। बहुत लोग एंजाइटी होती है, बहुत लोगों को डर लगता है, भाई इतना भयानक एग्ज़ाम थोड़ी है, समझ रहे हैं। आप मेहनत करोगे इजीली निकाल लोगे। क्लियर है? अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है 1994 में है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे रिपीट हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ ना PYQ कर लो। आपके स्क्रीन पे 2007 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर मेरा तो 4 है। आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए मेरे को बच्चों। तो क्वेश्चन है, अगर आप देखें, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ईएम वेव है उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 4 ऑप्शन दिए हैं, आप मुझे जवाब दो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं करा इन अपोजिट फेज, सेम फेज, जो भी है तो मैंने आपको बता दिया सेम आंसर होगा। ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम पेज बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपीट हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगला जो इसी में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने इसको घुमा दिया। अगला क्वेश्चन है 2010 का, मेरा है क्वेश्चन नंबर 5। समझ रहे हैं, इसका आंसर आपने निकाल लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज इन्होंने घुमा दी है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फॉल्स है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम एट अ सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ठीक है, हमें गलत बताना है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब जो ई के साथ होगा वही बी के साथ भी होगा। तो पहला वाला तो सही है, अगर मैक्सिमम ई होगा तो बी भी होगा, अगर मिनिमम ई होगा तो बी भी होगा। अगला कह रहा है द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइड इक्वली। अभी एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए अब वेव है, वेव में 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं तो एनर्जी बराबर बटेगी। ये ईएम वेव की कहानी है। इसमें 2 तरह की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की होती है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, या मैग्नेटिज्म एनर्जी कुछ ऐसे होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, समझ रहे हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए अगर आपको पहले 2 ऑप्शन नहीं भी आते थे तो आपको ये तो पता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। मतलब वैसे तो गलत हो गया लेकिन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये सही ऑप्शन हो गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कब आया था पता है, 2010 में। तो देखिए अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है आपको, और आप देख सकते हैं क्वेश्चनों की लाइन लग गई। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए 2010 हो गया। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया है 2011 में और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है जी, तो 2011 में जो क्वेश्चन नंबर 6 आया है वो क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट ईएम वेव अलोंग जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंट एज। देखो ईएम वेव कहाँ प्रोपागेट कर रही है, जेड एक्सिस। तो कह रहा है ई और बी क्या होगा। सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है डीओपी जो है वो होती है ई क्रॉस बी, और ये कह रहा है कि डीओपी में कि जो हमारा ईएम वेव की डायरेक्शन है वो जेड है। क्लियर? और यहाँ पर क्या है, ई क्रॉस बी। अगर आपको थोड़ा सा भी वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो हम कैसे करते हैं, आई जे के, तो आप जेड को क्या कर लीजिए, के कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम चलते हैं। तो आप मुझे बताइए के कब आएगा, जब हम आई और जे को इंटू कर लेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिए कैसे करते हैं।
यहाँ से चलना होता है क्लॉकवाइज, तो आई से जे जाएंगे तो के आएगा, मतलब किसी भी दो का इंटू करोगे तो तीसरा आ जाएगा। पर ध्यान रहे अगर आई से के कर दिया आपने, जे छोड़ दिया तो माइनस जे आएगा, ठीक है। वैसे ही जे से के करोगे तो आई आएगा, लेकिन जे से अगर आप सीधा आई का कर दोगे तो माइनस के आएगा। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा आपका आई में, बी होगा जे में। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूट करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो है मेरा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई नॉट आई कैप होगा, और जो बी होगा वो बी नॉट जे होगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएंगे उससे आपका टाइम बचना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे टाइम बचाइएगा, या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पे। ये बेसिक था ईएम वेव का, बेसिक आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ठीक है। आप कहोगे सर ये भी पुराना है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है 2016 का, और फेज 1 का मेरा क्वेश्चन है 7वां। ये फेज 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है ना, इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको। ये चैप्टर भी मैंने इसीलिए करवाया ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए जो वो खो चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। बहुत हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम है। जो आपने साल भर नहीं किया उसको मत कीजिए, फ्लूइड मत कीजिए अगर नहीं किया है, वेव मत कीजिए अगर नहीं, जो चीज़ें नहीं की हैं, हाथ नहीं लगाए हैं, उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। जो किया है उसको रिवीजन किए। तो आप कह रहा है 2016 का फेज 1 का क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोपेगेटिंग ईएम वेव। 3-4 में से एक होगा। पहला कह रहा है चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा कि कौन सा प्रोड्यूस कर सकता है। देखो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, जो लिखा है वो देखिए आप। स्टेशनरी चार्ज नहीं करेगा, मैंने कोई स्टेशनरी नहीं लिखा है। चार्ज लेस तो मैंने लिखा ही नहीं है। एक्सीलरेटिंग चार्ज तो मेरे ऑप्शन में जो है उसको देखिए आप, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर चार्ज कांस्टेंट से भी मूव कर रहा है तब भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग चार्ज। अच्छा एक बात और याद रखिए, जो एलसी है ये मॉडर्न ज़माने का है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाली ईएम वेव को प्रोड्यूस करता है। ये बात याद है कि एनसीईआरटी में लिखी है बात, ठीक है। चलें आगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन 2016 का, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो है 2018 का क्वेश्चन, और मेरा है 8वां क्वेश्चन। डायरेक्शन बतानी है तो डीओपी जो होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ई क्रॉस बी हो जाएगी। आंसर मैच कीजिए। थोड़ा बहुत वेक्टर आप सीख के आए होंगे, इसको आप खुद करोगे, और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखे होंगे कि मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा यहाँ पर पार्ट 2 है वो है ईएम वेव। पहला मैंने क्या किया, पहले मैंने बेसिक ईएम वेव किया, अभी तक मैंने बेसिक किया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी करी। दूसरा जो बच्चों यहाँ मेरा पार्ट है वो है ईएम वेव स्पेक्ट्रम, जहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप याद कर लेना, और याद देखो सब रटवाते हैं, मैं इसको रटवाऊंगा नहीं, बस कुछ ट्रिक बताऊंगा वो आपको आनी चाहिए, ठीक। तो ट्रिक ये है बच्चों, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे और अगर मैं आपके लिए ऐसे निरंतर काम करता रहूँगा तो क्या होगा, मेरा सपना है एक गाड़ी लेने का, शायद आपका भी होगा। और कौन सा लूँगा आज के हिसाब से, एक्सयूवी लूँगा। और एक्सयूवी गाड़ी का बस आपको एक ट्रिक बता दिया, गाड़ी एक्स तभी लूँगा जब आप मेरा सपोर्ट करोगे। इसलिए कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो इन माई रेंज। इससे क्या होगा, मेरी गाड़ी जल्दी जल्दी आएंगी, फिर हम साथ में बैठेंगे, ठीक है। और आपका नीट जल्दी जल्दी निकलेगा, आप डॉक्टर बनोगे, आप गाड़ी लोगे। क्लियर है यहाँ तक। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। और जो ये ऐसे सीक्वेंस है ना बच्चों, ये ऐसे रेंज तभी आएगी ना जब बड़ी होगी, खूब सारे पैसे चाहिए। रेंज ऐसे बढ़ रही है तो ये क्या है हमारा, ये वेवलेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपने कहा सर ये तो समझ में आ गया। अब देखिए जो ईएम वेव है इसमें जी फॉर है गामा रे, जी फॉर गामा रे। इस एडी को हटा दो, एक्स मतलब आपको पता ही है एक्स रे,
यू मतलब आपको पता है अल्ट्रावायलेट, वी मतलब आपको पता है विजिबल, आई मतलब आपको पता है इंफ्रारेड, IF लिख देता हूँ इसको। एम मतलब आपको पता है माइक्रोवेव, और लास्ट में आर मतलब आपको पता है रेडियो वेव। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारी इतनी सारी वेव हो गई, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जब ये हमारी आ गई तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी, अगर आप ऊपर से नीचे को आओगे ऐसे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और वहीं अगर आप नीचे ऐसे जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन उल्टा होता है। आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, इस टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे बता रहा हूँ, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, 10 से 12 क्वेश्चन आ रखे हैं। पहले कर लेते हैं उन्हीं को, थोड़ा आपको लगे। मतलब देखो, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे कम इसकी, फिर इसकी ज़्यादा थोड़ी, फिर थोड़ी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसकी। अगर ऐसी आप फ्रीक्वेंसी में आओगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, और ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग। तो आप एक ही याद करो कि वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, ऊपर को जाने में वेवलेंथ आपकी क्या होगी, घट जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि EM वेव कौन कौन सा है। तो बच्चों देखो, गामा है, अल्फा और बीटा जो रे होती है वो EM वेव नहीं होती है, वो रेडियो एक्टिव डीके से निकली है, तो रेडियो एक्टिव रे हो, ठीक है। वो EM वेव स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। अगर कॉस्मिक रे आता है ऑप्शन में तो वो पार्ट है, समझ रहे हैं। अल्फा और बीटा नहीं है, गामा है लेकिन, ठीक है। गामा भी रेडियो एक्टिव है लेकिन वो आपका स्पेक्ट्रम का पार्ट है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट इससे वेवलेंथ और उससे आए हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे के जाने में हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा रेडियो की, फिर उसके बाद इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी, कम कम होते होते सबसे कम इसकी, ठीक है। वैसे ही अगर आप फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी। फ्रीक्वेंसी नीचे को जाने में क्या होती है, घटती है, वेवलेंथ नीचे को जाने में बढ़ती है, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझोगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन 2019 में आया है, और आप देखिए कह रहा है विच कलर ऑफ लाइट। देखिए वेवलेंथ को क्या दिखाता है, कलर को दिखाता है। कह रहा है विच कलर ऑफ लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, ठीक है। तो बाकी मुझे कुछ नहीं पता। वैसे मैं आपको अगर बताऊं, ये तो हमारा क्या है, ये है हमारा EM स्पेक्ट्रम। अगर आपको कलर दे दिया जाए तो कलर के लिए आप फॉलो करेंगे विव ग्योर, ठीक है। विव ग्योर से आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसमें भी वेवलेंथ ऐसे जाने में इंक्रीज होती है, तो रेड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो 2011 में आया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस, ठीक है। आपको वो दिया है। अब देखिए, आप ऑप्शन मत देखिए, सबसे पहले आप खुद करिए। देखिए इंफ्रारेड दिया है, माइक्रोवेव दिया है, और UV दिया है, और उसके बाद गामा रे दिया है। अगर आप इसमें देखें, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। किसका बताना है, वेवलेंथ का बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे ज़्यादा वाला देखना है। तो आपको क्या दिया है, आपको गामा दिया है, आपको माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा हो जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा। माइक्रोवेव के बाद कम, सबसे कम, उसके बाद कम किसकी होगी, IF। क्या IF है उसमें, हाँ IF है, तो IF आ जाएगा। IF से क्या विजिबल है, विजिबल नहीं है। UV है, हाँ, फिर उसके बाद UV आ जाएगा। UV के बाद क्या है, गामा है, हाँ, फिर गामा आ जाएगा, ठीक है। गामा को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जैसा पूछेगा हम वैसा करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों जो हमारा है वो 2005 का है। तो वही क्वेश्चन है, कह रहा है वेवलेंथ दे रखी है आपको और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा हो जाएगी माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव की लैम्डा m सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या दिया है आपको, आपको दिया है विजिबल और एक्सरे। तो उसके बाद क्या आ जाएगा,
विजिबल आ जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव के बाद किसका नंबर आएगा, एक्सरे तो यहाँ है, ऐसे हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर उसके बाद एक्सरे आ जाएगा। तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए इस टेबल से आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जो IF है ना बच्चों, इसको हम इसको क्या बोलते हैं, हीट वेव भी बोलते हैं। अभी आगे आप देखोगे फिजियोथेरेपी में इसका यूज होता है, तो इसको आप करेंगे, क्लियर है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 2003 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2003 का है, इसको हटा देते हैं। पूछ क्या रहा है, देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्या लोगे यार बच्चों, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट EM वेव। अरे हीट वेव मतलब IF ये होगी, एक्सरे होगी, गामा रे होगी, बीटा नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीटा रे हमारी EM वेव नहीं होगी, ये तो रेडियो एक्टिव वेव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जब डीके होता है तब निकलती है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये आप खुद करेंगे, अब मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 5 है, 2002 का क्वेश्चन है, आप खुद बताएंगे। अगर आप डेस्परेट बच्चे हैं तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि किसकी लीस्ट वेवलेंथ होगी, मैं आपसे कह रहा हूँ जब यहाँ से लेके नीचे को जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़रा कम इसकी, ज़रा कम इसकी, फिर कम 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 कम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बचपन में आपने सीखा होगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला, इसी में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूँ आपको, और 2000 सन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 2000 सन का है, और ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको नहीं आए तो फिर आप एक बार EM स्पेक्ट्रम कर लेना, प्लेलिस्ट में जाना, EM वेव पढ़ लेना मेरा, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें फ्रिक्वेंसी बतानी है, लेकिन मैंने आपको बताया ऊपर से जब भी हम ऐसे नीचे को आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ऊपर से जब भी हम नीचे को आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। मेरे साथ बोलो, ऊपर से जब नीचे को आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। और आपको ये पता होना चाहिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता 1/, वाला होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो इसको भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप करेंगे बच्चों, जब आप अपना खुद एफर्ट दोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर है यहाँ तक। वैसे तो 1994 में भी आए हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना काफ़ी है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं, EM वेव स्पेक्ट्रम को थोड़ा पूरा करते हैं। तो जेई में तो बच्चों बहुत क्वेश्चन आया है, क्या कि एक वेव दे देंगे, ऐसा आएगा कि जैसा आपने क्लास 12 में देखा होगा बच्चों की क्वेश्चन ऐसा आया ना, क्या वेव विच इज़ यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, आइडेंटिफाई द रे एंड 2-4 चीज़ें और पूछ देंगे। तो जेई में ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, आपके वहाँ आए हैं लेकिन कम आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं यूज से क्वेश्चन। आप तैयार रहिए, जब भी नया क्वेश्चन आएगा यूज आएगा। क्यों, देखो जेई में वही आ रहा है, बिट्स में वही आ रहा है, CU सेट में वही आ रहा है, स्कूल लेवल में वही आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो पैटर्न भी तो कभी बदलेंगे, तो जब नया पैटर्न डालेंगे तो ये, तो मैंने NCERT से लेके आपको ये सारे लिख दिए हैं, ठीक है। विजिबल वो होगी जो हम सारा देख सुन पा रहे हैं, तो ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है, क्लियर। अब देखो गामा, गामा जो है रेडियो एक्टिव डीके से निकली है, तो ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। आपने सुना होगा ना कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, जब किसी आदमी को कैंसर हो गया या किसी को भी कैंसर हो गया, तो वहाँ पर उनको सेल को ख़त्म करने के लिए कीमो दी जाती है, ठीक है। और रेडियोथेरेपी हो गया। एक्सरे का काम है सॉलिड का स्ट्रक्चर जानने में, अगर सॉलिड का स्ट्रक्चर जानना है तो एक्सरे करते हैं। आपकी हड्डी टूट गई, कितनी टूटी है, कितना क्रैक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टूल के फॉर्म में हम इसको काम करते हैं। कहीं कहीं पर बच्चों देखो ये डिस्ट्रॉय है, अगर आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल एक्सरे में आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल एक्सरे में आएगा, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल गामा में आएगा। अल्ट्रावायलेट जो होती है बच्चों, ये वाटर प्यूरीफायर के काम आती है, जो लेज़र आजकल आई सर्जरी चली है उसमें आती है, और इनविजिबल राइटिंग जो होती है और फिंगरप्रिंट जो है, ये सब हम UV से करते हैं। विजिबल के तो आपको बताइए, हमारी जो
ये हम देख पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ विजिबल रेंज में आ गई। आईएफ को बोलते हैं हीट वेव। और जैसे सोचिए आप, आपकी दादी मम्मी, आजकल तो यंग यंग लोगों को हो जा रहा है, कमर में दर्द हो गया या आप सोचिए कहीं कहीं भी दर्द हो गया, तो एक डॉक्टर कहते हैं फिजियोथेरेपी कर लो 4-5 दिन। तो फिजियोथेरेपी का मतलब क्या होता है, गर्म एक भाप का सिकाई। तो उसमें क्या किया जाएगा, आपके जिस पार्ट की सिकाई करनी है उसको मशीन के अंदर रख के हीट वेव से चारों तरफ से सिकाई करते हैं, तो उसी को हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो आईएफ रे है। रिमोट कंट्रोल में ये यूज होती है। मेंटेन, जो इसमें इंपॉर्टेंट लगता है मुझे वो यही लगता है कि मेंटेन एवरेज टेम्परेचर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको भी हम यही यूज करते हैं। इन दोनों के कम है। माइक्रोवेव में रेडार नेविगेशन और डोमेस्टिक अप्लायंसेस, अवन आप देखते हो, ये सारी चीज़ों में ये यूज होते हैं। रेडियो वेव, रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन। तो इम्पॉर्टेंट जो आपको याद करने हैं, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, और ये तो याद ही रहेगी, वैसे इसको याद रख लेना, ठीक है। इससे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, और ये आपके यूज जो है एनसीईआरटी में है। एक बार आप भी एनसीईआरटी खोल लीजिए, ताकि आपका क्या होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। मैं आपसे फिर रिकॉल कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इससे जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे हैं, क्योंकि 2022 में बच्चों इससे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ईएम वेव और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो क्या पता है इस बार यूज पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप यूज प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम में किसी को ब्लेम देने से कुछ नहीं होगा। पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए, नहीं पढ़ रहे तो कुछ भी मत पढ़िए, ख़त्म कहानी। मेरा तो एक ही मानना है, अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ रहे हैं तो पूरा छोड़ दो, नहीं तो पढ़ लो तो पूरा उसको पढ़ के तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या आए हैं, जो बच्चों हमारे क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से 2013 में क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा, इससे पहले हम 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 7 हो गया। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बार ट्राई कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। कह रहा है कि द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव अवन, अवन इसमें आ जाएगा डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में आ जाएंगे, और वहाँ पर माइक्रोवेव यूज होती है। कह रहा है कि हीट अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोर इफिशिएंटली इज। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये यहाँ पर जो यूज़ होता है हमारा, जैसे आप सोचिए आपने दाल गरम करी, आपने दाल गरम कर होने रख दी, तो आप एक बात गौर करना, जैसे आप कोई पानी वाली चीज़ या लिक्विड वाली चीज़ रखेंगे, तो उसमें हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें चारों तरफ से बराबर, जो नीचे वाली लेयर है ना उसमें बराबर गर्म होता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो फंडा होता है उसमें चीज़ों का, वो ये होता है जो फ्रिक्वेंसी है आपकी माइक्रोवेव की, किसकी, जो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी है, और जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वाटर मॉलिक्यूल की, वो दोनों जब तक बराबर नहीं होंगी तब तक चीज़ें गर्म नहीं होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मोर इफिशिएंटली तब काम करेगा जब वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी दोनों मैच हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, इसमें है द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तभी वो गर्म हो पाएगा, वो चीज़ें हमारी जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, 2002 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, ठीक है। तो 2002 में जो क्वेश्चन आया था वह ये आया था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आप तो बायो वाले बच्चों हो, आपको बहुत ज़्यादा आता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज हीटिंग अप अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हीट वेव से हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में एवरेज टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, आईएफ, इंफ्रारेड वेव, या बोल सकते हो इंफ्रारेड रे, या बोल सकते हो हीट वेव, समझ रहे हैं। क्योंकि जो आईएफ है आपका, इंफ्रारेड रे है, वो क्या है, वो कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वहाँ पर क्या होगा, जो ग्लास लगा रहता है वो ट्रांसमिट करता है विजिबल लाइट, और शॉर्ट आईएफ रे जिसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, ठीक है। उसके बाद वो इमिट करते हैं लॉन्ग आईएफ बना के, लॉन्ग इंफ्रारेड
रे बना के जो कि रिफ्लेक्टेड वापस हो जाते हैं ग्लास से, जो बाहर नहीं जा पाते वहीं पर वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर का जो ये डिसबैलेंस हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आई एफ रे इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम हीट रे भी कहते हैं, हीट वेव भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो था यूज बच्चों। एक एनसीईआरटी में टेबल है ना, इस बार जेईई में क्वेश्चन उसी से आए हैं कि प्रोडक्शन कैसे होगा और डिटेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो हीट वेव है ये हम इससे जो हीट है वो मेजर करते हैं पायरोमीटर से। याद रखना इस बात को, क्या पता पूछ लिया जाए। अभी मैं प्रोडक्शन और डिटेक्शन का इसके बाद में क्या लगा दूंगा, एक आपके लिए एक छोटा सा लिंक लगा दूंगा। इससे पहले आप समझिए वेव लेंथ रेंज। ठीक है, वेव लेंथ, और वेव लेंथ रेंज मैं आपको नैनोमीटर में बता रहा हूँ जैसे कि एनसीईआरटी में है। बाद में आप मीटर में 10⁻⁹ मीटर से इंटू करके बना सकते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका ये है बच्चों, जो विजिबल है इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ नीचे को जाने में बताइए क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बताइए सोचिए। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसने कहा घट जाएगी अपने को एक थप्पड़ मार लो। तो 4000 नैनोमीटर से 7000 नैनोमीटर हमारी वेवलेंथ होती है विजिबल की, ये सभी को आता है। अब आपको करना क्या है, ये जो 4 है आपका ये वाला, ठीक है, इस 4 को कहाँ भेज देना है, यहाँ। ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर ये हो गया आपका। उसके बाद ये जो 700 है बच्चों, इसको भेज देना है यहाँ, 700 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो इसका पहला डिजिट है वही इसका भी होगा, बस थोड़ा सा यूनिट में ध्यान रखना। इसका पहला होगा 1 नैनोमीटर। ठीक है जी, और इसका जो नीचे होगा वो 1 mm होगा, मिलीमीटर। बस यूनिट का ध्यान रखना, नीचे को जाने में बढ़ रही है ना तो ये बड़ी यूनिट होगी mm। ये नैनोमीटर तो 10⁻⁹ है। ठीक, अगले स्टेप में फिर आप कहोगे सर वही करें, ये यहाँ पहुँचा दें, ये तो करोगे। तो ये 1 नैनोमीटर हो गया। जैसे ही 1 नैनोमीटर हुआ, यहाँ पर जो आप लोगे इसको आपको याद करना पड़ेगा 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, ये तो नैनोमीटर में ही चलेगा ऊपर को, और ये 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी होगी इसकी वेवलेंथ, बहुत कम। ठीक है, नीचे को जाने में ये 700 था आपका, तो क्लियर है। अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 mm आ जाएगा, और 1 mm से जो ये आगे होगा ये हो जाएगा 0.1 m, m फॉर मीटर, और लास्ट में ये 0.1 m से बड़ा होगा। समझ रहे, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी रेंज की। ये समझ में आ गया होगा, आपको ये याद करना है, उसके बाद ये शिफ्ट करते जाने हैं। ठीक है, अगर मीटर में आंसर आएगा तो आपको इसमें 10⁻⁹ का इंटू कर लीजिए। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। क्लियर है। बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप वही c/λ का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे आप c/λ निकालेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हर्ट्ज़ में होगी। मैं हर्ट्ज़ में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि एनसीईआरटी में है 10⁸ से लेके 10⁻22 तक। इस वाले की होगी 10⁻16 से 10 याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आप यहाँ रखिए, c की वैल्यू रखिए, यही यूनिट निकल के आएगी। ठीक है, इस वाले की हो जाएगी बच्चों 10⁻16 से, ठीक है, 10⁻16 के आसपास। क्लियर है, 10⁻16 से 10⁻17 के बीच में रहेगी। ठीक, अच्छा जी, 16 मान के चलिए, 16 तक ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये दो एक ही जैसी यूनिट है। यहाँ पर रहेगी 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 ऑर्डर। जैसे आप नीचे को जाओगे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी नीचे को जाने में कम होती जाएगी। तो ये आ जाएगा 10⁻11 से 10⁻14, फिर 10⁻9 से 10⁻12, तो वैसे लास्ट है 10⁻4 से 10⁻8 तक। ये आपको याद नहीं होगा, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, आप ये तैयार कर लीजिए। जैसे आपको ये निकालना है तो आप क्या करिए, सी की वैल्यू रखिए, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10⁻8। अब मान लीजिए आपको ये लैम्डा रखना है तो 10⁻³ रख लीजिए। ठीक है, -3, और इसको मीटर में जब आप रखेंगे तभी हर्ट्ज़ में आएगा, तो 10⁻⁹ तो ये हो गया 12। और जैसे ही 12 ऊपर जाएंगे तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपने ये रखा तो ये इसके बीच में रेंज आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व भी करोगे, क्लियर है। तो इससे आपका एक बार क्वेश्चन पूछा है 2022 में। तो जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला जो क्वेश्चन है, इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी वाले को, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है और ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। तभी मैं कह रहा हूँ अब यूज पूछा जाएगा इस बार, आप देख लीजिए। पेपर से जब घर आओगे ना आप मेरे को कमेंट में भेजोगे सर इस बार यूज पूछा था, जैसे जे वाले कह रहे थे ना सर, जो समझ रहे हैं। अब इतने साल तो मुझे भी हो गए हैं इस पढ़ाते, तो इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि क्या पूछा गया है, ठीक। तो अब यही बचा है, तो ठीक है, जो पूछ लिया है उसको तो सभी करके जाएंगे ना, जो नहीं पूछा है वो आप पूछेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है 2022 का, और कह रहा है आपसे कि मैच करो। अब देखिए ये सब, ठीक है। तो जैसे ये मीटर में है, आप देख लीजिए। पहली बात आपको इसको तरीके हैं क्या, एक तो मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, ठीक है। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे तो जो हमारे वेव है, ठीक है, एम रेडियो वेव हो यहाँ आएगा, ठीक है। किसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो रेडियो वेव की जब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो ज़्यादा कौन सा है इसमें, सेकंड वाला। तो ए का सेकंड ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखें ना, एक ही ऑप्शन में ए का सेकंड है, क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको मैंने ऑर्डर बता दिया है, नीचे को जाने में वेवलेंथ बढ़ेगी तो ऑर्डर में लगा दो। अब 10 की पावर जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी नहीं कह सकता उसको, अरे भैया 10 की पावर 2 आएगा, फिर उसके बाद 10 की पावर -2 आएगा, ये गलत लिख रहा हूँ। 10 की पावर 2 आएगा, की पावर -2 आएगा, फिर 10 की पावर, जितनी भी पावर है बढ़ेंगी नेगेटिव में उतनी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो है ए एम की पावर -2 किसकी आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा फिर 10 की पावर -4 और 10 की पावर -10 आ जाएगा एक्स। सर आपने कैसे बताया, मैं कह रहा हूँ नीचे को जाने में वेवलेंथ बढ़, मतलब ये सबसे बड़ी वाले की होगी। दिया है 4 ही तो दिए हैं, तो वो उठाओ और डाल। दूसरा तरीका, फिर भी आप कहते हो नहीं सर और बताओ, है क्या, आपको मैंने ये बता दिया, समझ रहे। इसके देखो ये राउंड ऑफ निकल के आएगा। जैसे आप देखिए एक्सरे है, समझ रहे, देखिए इसको, जैसे आपका एक्सरे है, एक्सरे का कितना है 10 की पावर -3 से 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 की पावर -9। क्लियर है यहाँ तक। तो ऊपर है, ऊपर ये आपकी वेवलेंथ हो गई। अब आप मुझे बताइए, ये है हाईएस्ट रेंज, एक रेंज, और एक यहाँ से -3 और -3 में 9 जोड़ोगे तो 12। तो आप देखिए इसके बीच में कौन लाई कर रहा है, इसमें क्या लाई करेगा, 10 की पावर -10 करेगा, यही तो एक्सरे है। 3 तरीके बता दिए। एक तो ये है कि पहली बार चेक करो निकल के आ जाएगा। दूसरा ऑर्डर आपको बताया था वेवलेंथ का, आप उससे निकाल लो। तीसरा तो अगर आपको ये याद है कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हैं, ये आपको याद होना जरूरी है। टेक्निक बता दी, ये लो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये दो याद, वो भी एक एक ही याद करना है, दो दो भी समझ रहे हैं यहाँ तक। तो करेक्ट ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। चलिए इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 2015 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, जगह भी कम छोड़ना है इसलिए में, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक एनर्जी दी है आपको 15, एनर्जी कितनी दी है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और आपसे पूछा जा रहा है कि टू विच पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। अब आपको इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए वोल्ट है तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच, समझ रहे हैं यहाँ तक। अगर आप थोड़ा, एक तरीका तो ये है, आप एनर्जी रखिए वेवलेंथ निकाल लीजिए, वेवलेंथ इक्वल टू ई हो जाएगा। और एस सी की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है 1240 नैनोमीटर। नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो 15। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऐसी आपको है, या आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है करने का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, एक्सरे ही बनेगा, क्योंकि इसी
10⁻⁻10 में आएगी, समझ रहे हैं। एक तरीके देखिए, जो 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके करस्पॉन्डिंग किसकी एनर्जी होगी, समझ रहे हैं। यहाँ पर निकाल दीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए कि किलो में किसकी आ रही है, तो एक्सरे वैसे ही आंसर आ तरीके। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मॉडल बच्चों, वहाँ पर आपको पूछेगा कौन सा वो है, एनर्जी दी रहेगी तो नाम पूछ लेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑर्डर याद है, वेवलेंथ निकालिए और जैसे ही वेवलेंथ निकालोगे वो आएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये इसमें लाइक रेट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगली ही स्लाइड में आपको एनसीईआरटी का मुंह पन्ना लगा दूंगा जिसमें प्रोडक्शन और डिटेक्शन भी दिया है और वहीं पर आपको बता भी दूंगा। अब चलते हैं अगले टाइप में हमारा तीसरा जो हमारा सेक्शन है बच्चों वो है डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार यहाँ से डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो क्या होगा डायमेंशन रिलेटेड, देखिए। यहाँ पर दो तरह की एनर्जी डेंसिटी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो दोनों का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, देखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट जानते हो आप, ई स्क्वायर इक्वल टू ये आपके हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट के बराबर होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों की हर बार डायमेंशन पूछी जाती है। तो इन दोनों की जो डायमेंशन है वो होती है एनर्जी, मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, एनर्जी ओवर वॉल्यूम, ठीक है। और एनर्जी ओवर वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो ये तीन पेयर हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, समझ रहे हैं यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं समझ के चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी में दूसरा जो यहाँ पे टर्म है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका रूट अगर हो तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है स्पीड के बराबर। अच्छा, मैं डायमेंशन नहीं निकाल रहा हूँ, वो इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इसकी डायमेंशन निकाल के लिखिए। एक कॉपी पेन उठा लो भैया, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। फ़ोन भी चल रहा है, ठीक है, और घर की बातें भी सुन रहे हो, पढ़ाई में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, ठीक है, फोकस रहना पड़ेगा। इसकी डायमेंशन निकालोगे। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की कई बार पूछी जाती है, इसकी होती है स्पीड, ठीक है, और स्पीड की भी आप निकालोगे। इसको आप कभी कभी ना ऐसे भी दे देते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट, और स्पीड को अगर v मानता हूँ मैं तो v स्क्वायर। तो कभी कभी खाली इतने की डायमेंशन पूछ लेते हैं, समझ रहे। तो आपको v स्क्वायर की डायमेंशन भी आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक होता है हमारा टर्म रेजिस्टेंस, जानते होगे रेजिस्टेंस, V/I ओम्स लॉ वाला। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी भी यहाँ पर डायमेंशन का पंगा है। तो रेजिस्टेंस में आपका क्या है, अगर μ0/ε0 की डायमेंशन पूछो भी ऐसे, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों ये आपके रेजिस्टेंस के बराबर होगी। पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ दिस, या द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज सिमिलर एज। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जेई 2019 में भी एक्चुअली पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो आपके जे यहाँ नीट में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखो, अगर आपको μ0 एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, अगर आपको सीधा रेजिस्टेंस की पता है तो कितना आसान हो जाएगा सोचिए। वैसे ही अगर आपको 1/ इसकी निकालनी है तो आप क्या करोगे, μ0 लाओगे मैग्नेटिज बायो-सेवर्ट से, फिर एप्सिलॉन नॉट लाओगे कूलम लॉ से, फिर दोनों का इनटू करोगे, फिर रूट के अंदर भेजोगे, फिर डायमेंशन लगाओगे। अगर आपको पता होगा कि सीधा स्पीड होता है तो कौन गधा करेगा इतना सारा, समझो। अब तो होशियार बच्चे हो यार, इंटेलिजेंट हो। यहाँ पर देखिए हाफ तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लाओगे, ई लाओगे, सीधा डालो ना एनर्जी ओवर वॉल्यूम, ख़त्म कहानी। समझ रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, अगर ई ओवर बी होता है तो ई ओवर बी की होगी स्पीड, ठीक है। और वहीं अगर ई ओवर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसकी होती है जेड। जेड मतलब
इम्पीडेंस एसी में पढ़ा होगा आपने, और जेड की ही जो डायमेंशन होती है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होती है। जरूरी नहीं है आपसे डायमेंशन पूछा जाए, आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप एक्चुअली में प्रिपेयर रहें, ठीक है। क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहेंगे ना, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एन होता है बच्चों, वो यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर कभी इसकी डायमेंशन पूछे तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगी, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा नहीं ना कभी भी, वो इधर पूछेगा। आपको देखो 45 क्वेश्चन करने हैं नीट में, सोचिए आप इस बात को, और आपको सिलेक्शन पाना है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों, मेरे पास ज़्यादा बच्चे डिजर्व ही नहीं कर पाते। क्यों? आपको बैठना पड़ेगा, कोई फालतू बातें नहीं हो रही है। जब से मैंने शुरू किया तब से मैं कोई, और अगर मैं आपको बताऊं मेरी बच्चों उपलब्धि क्या है, मैं पिछले पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ, एक साल हो चुका है मुझे, तो मेरे 4 बच्चे नीट में निकल गए, ठीक है। अभी मैंने जेई किया, तो आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, जेई 2021 के अभी क्या चल रहा, 23 है ना, 23 के जो जैन शिफ्ट है उसमें एक बच्चा तो करा था कि 12 क्वेश्चन मैंने आपकी वीडियो से कर दिए, क्योंकि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे मैंने कर दिए। तो मुझे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं आपको देख रहे होगे, मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे अपना सेटिस्फेक्शन में कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करिए, मेहनत करिए ना दिल से, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ आपके लिए, आपको करना चाहिए। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, इसके बाद मैं अपना डेटा दिखाऊँगा अभी वॉच टाइम का, तो बच्चों ऐसे लोग हैं ना जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, मुझे क्या करना, देख तो रहना यार, उनका फ़ायदा तो हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आप अगर पढ़ रहे हो ना, बहुत मन लगा के पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें हैं डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन मैं आपको डायमेंशन के दे रहा हूँ। अब जो बच्चों मेरा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालने से रिलेटेड। होगा क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रह सकता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया रह सकता है। कंडीशन ये है कि आपको ये देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखिए पहले आप इसको कंसेप्ट समझिए। जनरल इक्वेशन आपकी इस तरह की होगी, ई नॉट, यहाँ पर साइन भी हो सकता है या कॉज भी हो सकता है, या आपकी मर्जी, या क्वेश्चन देने वाले की मर्जी, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन के टर्म में है तो 100% जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी साइन के टर्म में होना चाहिए। पहले ही हम बात कर चुके हैं, दे आर इन सेम फेज, ये पूरा टर्म सेम हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक साइन में है तो ये भी साइन में हो जाएगा। अगर ये कॉस में है, ऐसा भी हो सकता है, ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो वहाँ पर ये भी बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये जो है ये पूरा फेज को दिखा रहा है। तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर साइन में है तो कॉस में भी होगा, ठीक। अब देखिए, अगर आपको ई गिवन है और बी निकालना है तो करना क्या है, आपको निकालना है ई नॉट और बी नॉट, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जो ई नॉट बाई बी नॉट है, इसका जो रेशियो है वो स्पीड को दिखाता है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको ई दिया है तो ई नॉट दिया होगा, तो आप बी नॉट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कंडीशन ये है, अगर आपको कहा जाएगा कि वेव वैक्यूम में जा रही है तो वहाँ पर स्पीड हो जाएगी सी, समझ रहे हैं। और अगर वेव वो कहेगा कि वैक्यूम में, ऐसा कुछ बताएगा नहीं, समझ रहे हैं, या देगा वैक्यूम में है तब आप सी लगाओगे। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट उसने बता दिया आपसे, कुछ कहा ही नहीं लाइट के बारे में, तो उस केस में फिर हम ई नॉट बाई बी नॉट क्या करेंगे, वी कर लेंगे। और वी जो यहाँ पर स्पीड है, इसका जो फॉर्मूला है वो सी ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किसी भी मीडियम में, और मे बी वो ये भी हो सकता है सी ओवर
रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो ये या तो ये दिया रहेगा, ये ऐसे निकाल सकते हो, या फिर एक और बहुत बढ़िया तरीका, आप ओमेगा बाई के कर सकते हो। ओमेगा आपको ये देगा, के आपको ये देगा। समझ रहे हो? यहाँ पे दो ही केस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। क्लियर? एक बार रिपीट करें, चलो रिपीट करते हैं। कॉपी पे ध्यान होना चाहिए या स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, लिखना बंद करें। ई दिया रह सकता है, आपको बी निकालने को कहेगा। तो जब ई दिया रहेगा, हमें बी निकालना है, तो हम ई की पीछे वाले पार्ट को नहीं, सिर्फ पीक वैल्यू को देखेंगे। हम बी के पीक वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सबसे पहले क्वेश्चन में नज़र जानी चाहिए कि वैक्यूम दिया है या किसी मीडियम में दिया है। अगर वैक्यूम में दिया है तो ई नॉट वी नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, बी नॉट, ई नॉट बाई सी क्या हो जाएगा, बी नॉट, यहाँ पे रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। अगर वो कह देगा किसी पर्टिकुलर मीडियम में है, तो मीडियम में है और कुछ नहीं बताएगा। समझ रहे हैं? अगर वो कहेगा किसी मीडियम में है, कुछ भी नहीं बताएगा, तो आप ये लगाएंगे ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाई के। अगर कुछ भी नहीं बताएगा डेटा, अगर वो कहेगा किसी मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो आप उस केस में ये लगाएंगे। अगर वो कहेगा किसी मीडियम में है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी ये है, तो फिर उस केस में आप ये लगाएंगे। तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैंने तीनों आपको करवा दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं यहाँ तक? क्वेश्चन में चलते हैं। स्पीड का भी कंसेप्ट समझ गए होंगे आप, और नॉर्मली फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुआ वो भी आप समझ गए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2022 के शिफ्ट 2 में आपका ये क्वेश्चन आया था। मेरा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। 2022 का जो फेज 2 है उसका ये दूसरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फेज 2 का पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। जनरली आपको बी दिया है, आप इसको बताएंगे। बी इक्वल टू दिया है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया रहता है, 3 × 10⁻⁸ कॉस। ठीक है, और आगे 1.6 × 10⁻³ ये क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है जी, तो आगे आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, लाइट कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा कुछ दिया रहता तो हम निकालते। उन्होंने लिखा है एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। समझ रहे? तो हम क्या करेंगे, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं दिया है, हमें म्यू आर भी नहीं दिया है, एप्सिलॉन आर भी नहीं दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट उसमें भी सेम होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला ई नॉट है वो कैसे निकलेगा, देखिए ई नॉट बाई बी नॉट होता है स्पीड, और यहाँ पर हमें ओमेगा और के दे रखा है, ये बात आप देखें अगर। ठीक, तो ओमेगा बाई के, ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करिए, एक्स के साथ के आता है, टी के साथ ओमेगा आता है। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आप ये मत कहना कि ये प्लस है ये माइनस है। समझ रहे हैं? प्लस माइनस ये दोनों हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये टी भी है यहाँ पे 10t। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे ओमेगा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ओमेगा बाई के, ओमेगा देखते हैं, ओमेगा है आपका 48 × 10⁻10 और टी हो गया 1.6 × 10⁻3। सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से ई नॉट निकल जाएगा, बी नॉट कितना है, ये जो आगे की वैल्यू है ये बी नॉट है, तो 3 × 10⁻⁸ बी नॉट इंटू ये सारा इसको सॉल्व कर लो, 48 × 10⁻10 ओवर 1.6 × 10⁻3। बस आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 10⁻9 आ जाएगा इसका। ठीक है, बस आंसर आ गया 9। और यहाँ पर आप क्या करिए, 9 रखिए और ये पूरा टर्म को रिपीट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। और इसी टॉपिक से आप देखिए 2022 में वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ये 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा है 2। समझ रहे हैं? तो पूछा गया था, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे,
स्पीड बताइए। तो मैंने अभी भी बताया आपको, स्पीड किसी मीडियम में ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू आर ओवर एप्सिलॉन आर। बहुत सरल क्वेश्चन यहाँ से। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए और करिए। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक वैल्यू की जो ERMS दे रखी है आपको, तो मैग्नेटिक की पीक बताओ। तो सबसे पहले देखो ERMS दिया है ना आपको, ERMS दिया है आपको 6, पीक दे रखी है और आपसे कहा रखा है कि VRMS निकालो। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए बच्चों, ERMS की जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, वो क्या होती है, ERMS जो होता है वो होता है E0/√2। सिमिलरली BRMS जो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो हो जाएगी B0/√2। ये आप ऑलरेडी करके आए होंगे, ऐसी में पढ़ा होगा आपने बहुत सारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो फ्री स्पेस में चल रही है, तो फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, उसमें स्पीड कितनी होती है, c होगी। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ERMS ओवर BRMS इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करो, E0/B0 इक्वल टू फ्री स्पेस में स्पीड कितनी होती है, c। ठीक है, तो बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो E0/B0 तो दिया नहीं है हमें, तो ERMS/BRMS दिया है, तो ये हो जाएगा ERMS 6 हो जाएगा, BRMS हो जाएगा, वैसे रहने दीजिए, VRMS इक्वल टू C हो जाएगा 3 × 10⁸ इधर उधर ले जाइए इसको, तो कितना आ जाएगा, 6। और वैल्यू क्या निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है, तो आप वैल्यू रख दीजिए इसकी B0/√2, तो √2 ऊपर पहुंच जाएंगे, इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा B0 इक्वल टू 6√2 ओवर 3 × 10⁸। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसका आंसर लगभग आएगा 2.83 × 10⁻⁻8 टेस्ला। क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2013 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक EM वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है आपको V इक्वल टू 3.0 मेगाहर्ट्ज है। आगे कहते हैं पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी इतना। वैक्यूम से पास कर रही है एक ऐसे मीडियम में जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी है, 4 है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जब ये EM वेव आपकी वैक्यूम में थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज थी। ठीक है, अब जब ये किसी मीडियम में गई तो अब इसकी जो स्पीड होगी वो अभी मैंने आपको बताया, स्पीड ये हो जाएगी, तो V इक्वल टू C/√μr∈r। अब यहाँ पर ये μr की बात नहीं हुई है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगा, C/√μr। तो आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ ओवर, इसके अंदर 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, या तो C/2 हो जाएगा। जब ये इस मीडियम में थी तो इसकी जो स्पीड हुई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो स्पीड यहाँ पे C होगी। ठीक है, तो आप देखिए C से कहाँ पे पहुँच गया, C/2 में चले गया। तो C से जब C/2 में जाएगा तो वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा होगी, तो यहाँ पर λ/2 में चले जाएगा। तो हमारा यहाँ का जो ऑप्शन है, फिर जो हमारा वेवलेंथ है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड चेंज हो रही है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बच्चों इस टॉपिक में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बेसिक फंडा क्या है, E है B है। ठीक है, आपको E दिया रहेगा, पूछेगा B, तो ये जो ये पीक वैल्यू है ना, इसके पीछे की वैल्यू पूरी सही एक ही होती है, ये अलग अलग है। हाँ, आप इसको एक ही मत समझना, ये ऑब्लिक है बीच में, या E कॉस के टर्म में होगा या साइन के टर्म में होगा। तो E और B निकालने के 2 तरीके हैं, एक ये
कि ये ई नॉट और बी नॉट का रेशियो ये होता है। बस आपको अगर ई नॉट दिया है तो बी नॉट निकाल लो, अगर बी नॉट दिया है तो ई नॉट निकाल लो। स्पीड आपको दी रहेगी, स्पीड या तो ये कहेगा या हिंट इनका दिया रहेगा, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा, लोग इन्हीं को कराते हैं। इससे PYQ भी आ गए हैं आपके, ठीक है। अभी 2022 में आया है और जेई में तो इसी से आते हैं ज़्यादातर, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे एनर्जी डेंसिटी पे। अब जो बच्चों आगे अगला टॉपिक है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? बहुत इजी टॉपिक है इसलिए मैं फटाफट इसको करवा दे रहा हूँ। तो एनर्जी डेंसिटी बच्चों यहाँ पे दो तरह की होती हैं। एक एनर्जी डेंसिटी जो हमारे यहाँ पे होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके बाद बारे में आप ध्यान दीजिए, जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है हाफ। मैं ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, ठीक है, मुझे भी क्लास लेनी है फर्दर। मैग्नेटिक फील्ड की होती है B²/2μ0, ठीक है। डायरेक्टली आप इन फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। अब जो टोटल होगी, सिंपल सी बात है, कुछ कंट्रीब्यूशन इसका होगा कुछ इसका होगा। तो पहली बात आप क्या ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले इनके। दूसरी बात आप कहेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगी, पहली बात। दूसरी, इन दोनों का जो सम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक का, यही आपकी टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है, टोटल, ठीक है। एनसीईआरटी में आप जाओगे, क्वेश्चन है कि एवरेज डेंसिटी कितनी होगी, समझ रहे हैं क्या है, एक एवरेज डेंसिटी करके है। तो जो एवरेज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो आप एनसीईआरटी से देखेंगे कि एवरेज डेंसिटी कितनी होगी। क्लियर है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी ओवर मैग्नेटिक डेंसिटी का रेशियो बताओ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होती है, बराबर होंगे तो एक दूसरे को कट जाएंगे। अभी रिसेंटली जेई में पूछा गया है, टोटल को यू मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ओवर टोटल डेंसिटी का रेशियो बताओ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक ओवर टोटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी मान लो हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और मैं आपसे कह रहा हूँ ये दोनों बराबर होती है, तो बराबर होती हैं, जो ऊपर दिया है ना बच्चों वही को रिपीट कर दो, तो कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। जब दोनों बराबर होंगी तो एक और एक जुड़ के 2 हो जाएंगे, तो इससे कट जाएगा, तो 1:2। अगर यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक की बताओ, तो मैग्नेटिक का भी वही होगा, मैग्नेटिक का M से लिखा है मैंने, तो वो भी कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो बराबर, दोनों का जो सम है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ये याद रखना इन बातों को। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आप खुद ही कर सकते हैं, मैं इससे क्वेश्चन आपको 1-2 प्रोवाइड करा दूंगा। जो क्वेश्चन आया है इससे बच्चों वो 2020 में आया है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ EM वेव कितना होगा, तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी में, तो बात वही हुई, तो 1:1 आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, एक जैसे मैंने आपको बता दिया सैम्पल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों वो मेरा क्या है, रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड, और इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। पता नहीं ये टॉपिक इतना अच्छा क्या लगता है इनको, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी फ्लक्स है, जनरली इसका फॉर्मूला क्या है, पावर ओवर एरिया। जो प्रेशर है हमारा, जब कोई सरफेस पे आप कोई EM वेव डाल रहे हैं तो कुछ प्रेशर, एक प्रेशर होगा उसके सराउंडिंग में, तो प्रेशर कितना होगा, इंटेंसिटी ओवर C, समझ रहे हैं। अब देखो सरफेस दो तरह की होती है, एक होती है एब्जॉर्बिंग और एक होता है कंप्लीटली रिफ्रैक्टिंग। तो एब्जॉर्बिंग में क्या होगा, एक जैसा आपने एक EM वेव इस सरफेस पे भेजी, इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या होगा I/C, और मोमेंटम कितना एनर्जी U/C। लेकिन रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, जैसे ये होगा इसके बाद दो सरफेस होंगे, तो दो सरफेस होगा तो 2I/C, मोमेंटम भी डबल होगा। मोमेंटम होता है क्या है, मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम, आपको पता होगा मोमेंटम इक्वल टू F/T होता है, ठीक है, तो गलत लिख दिया मैंने, फोर्स इक्वल टू P/T होता है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, FT हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको FT कर दिया, और फोर्स क्या होता है, प्रेशर ओवर एरिया, तो ये यहाँ पर P जो है प्रेशर है, समझ रहे हैं, और ये एनर्जी कितनी रिसीव हुई वो है हमारी। क्लियर यहाँ तक। तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप करेंगे। अभी आपके पास 1-2 क्वेश्चन होंगे इसके, आप उसको खुद से करेंगे और
सही आंसर क्लिक करेंगे। क्लियर है? अब ये तो आपने कर लिया, हम चलते हैं अगले टॉपिक में जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो बच्चों अगला टॉपिक है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि इस बार जेईई में इसी से क्वेश्चन आया था, मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल में 4 इक्वेशन है। पहला, पूरी हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म है उसका समरी मान के चलो। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में जो आपने पढ़ा होगा दूसरा तीसरा 5वें चैप्टर में, फैराडे लॉ आपने पढ़ा होगा इंडक्शन वाले चैप्टर में, और मैक्सवेल एम्पियर पढ़ा होगा आपने इसी चैप्टर में ईएम बेस में। वैसे तो एम्पियर पहले ही आ गया था लेकिन वो थोड़ा मॉडिफाई किया तो वो वाला लो। ये तो वर्ड वाला है। सेंटेंस आपको इनके पता होंगे, स्टेटमेंट आपको पता होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक, वो किसी भी सरफेस से जितना भी जो बाउंडेड चार्ज होगा उसका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर किसी फ्लक्स का किसी सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स आप देखोगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक मोनोपोल होता नहीं है। ये भी इंडिकेट करता है कि जितनी लाइन आएंगी मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ही जाएंगी। ये दो तो एरिया वाले हैं। अगले दो जो हैं बच्चों वो हैं आपके लाइन एलिमेंट से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस ऑफ डी। और ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बहुत घुमाया जा सकता है, डी बी होता है। ठीक है, वहाँ पर ई भी जा सकता है तो वहाँ पर बी होता है। और जो एम्पियर मॉडिफाइड लॉ है उसमें बी डी एल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, वो होगा म्यू नॉट टाइम आई, आई मतलब आई सी प्लस आई डी। आई सी है आपका यहाँ पर कंडक्शन करंट, और आई डी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें डिस्प्लेसमेंट करंट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया है देखिए, जो हमारा आई सी है बच्चों, आई सी है कंडक्शन करंट, ये है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा आई डी के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा जो इसका रिजल्ट था, जो कंसिस्टेंसी हुई थी मैक्सवेल एम्पियर लॉ में, तो मैक्सवेल ने दूर कर कैसे करा था, इसको इक्वल मान के। और आईसी को निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, ये होता है दो प्लेटों के बीच में जो हमारा चार्ज है, चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स में जो चेंज होने से निकला है वो ये है। ठीक, अच्छा एक लॉ इसमें आप इसको फॉर्मूला कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, डी ई ओवर डी टी। ठीक है, ये हमारा आई डी का फॉर्मूला है। ठीक, और एक फॉर्मूला और है जिसको मैं आपको और बताना चाहूँगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आगे को ले जाएंगे तो एक फॉर्मूला बनता है आई डी इक्वल टू सी है यहाँ पर कैपेसिटेंस ओवर डी वी बाई डी टी, या आप इसको फर्दर सी की वैल्यू कैपेसिटर के हिसाब से एप्सिलॉन नॉट ओवर डी वी बाई डी टी भी कर सकते हैं, और वी यहाँ पर पोटेंशियल है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार जो मुझे लग रहा है मैं आपको बताऊं, या तो क्वेश्चन आएगा ईएम वेव के यूज से कि कौन सा इसका यूज है, और या फिर क्वेश्चन आएगा मैक्सवेल इक्वेशन से, क्योंकि पिछले टाइम इससे आया हो, समझ रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन आया था बच्चों, वो आया था, क्वेश्चन बताते हैं आपको, 2021 में। कब आया था, 2021 में, और 2021 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है और पोटेंशियल दिया है। तो पोटेंशियल कितना दिया है, पोटेंशियल दिया है आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। आंसर सी के टर्म में नहीं है लेकिन हम करते इसी को यूज है। तो जैसे हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और बना लीजिए इसी का, आई डी इक्वल टू एक और होगा एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी, ये भी कर सकते हो आप, समझ रहे हैं। चलिए अब इसका हम यूज़ करते हैं, तो कौन सा यूज़ करें, देखो सी तो है नहीं, ये वाला करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाएगा वी नॉट, साइन का हो जाएगा कॉस,
ओमेगा टी और ओमेगा टी क्या हो जाएगा ओमेगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सी रहने ही दो, सी है आंसर में कहीं कहीं पे, तो सी रहने ही दो। तो ये आ जाएगा ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आंसर है। उसने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया है, तो वी नॉट बाई ओमेगा सी डाल दिया उसने, वो भी 1/, में, क्योंकि ऊपर चले जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा ये तो ये मैंने किया, इसको छोड़ दो, यही होगा करेक्ट ऑप्शन, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये था मेरा ईएम वेव का एक छोटा सा प्रयास आपके लिए, आप ज़रूर करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, फालतू मत सोचिए, ठीक है। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।